नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम बीकॉम पार्ट 2 के पेपर कॉरपोरेट अकाउंटिंग में आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है व्यापार का अधिग्रहण, जिसे कहा जाता है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। देखिए, आप जानते हैं कि एकाकी व्यापार, साझेदारी या कंपनी फॉर्मेट में बिजनेस शुरू किए जाते हैं। अब यहाँ पर कई बार जो चालू बिज़नेस है उसको खरीदने की एक नई ट्रेंड आता है, नई बात आती है कि कई बार कोई कंपनी किसी चालू व्यापार को खरीद लेती है। यानी सपोज कीजिए एक सोल ट्रेडर का कोई बिज़नेस है या एक पार्टनरशिप फर्म का कोई बिज़नेस है या कोई दूसरी कंपनी है उसका बिज़नेस है और उसे कोई कंपनी एक्वायर कर लेती है, खरीद लेती है, तो इसे कंपनी द्वारा व्यापार का क्रय कहा जाएगा। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि सपोज कीजिए एक सोल ट्रेडर या एक पार्टनरशिप फर्म अगर खुद भी कंपनी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये जो कन्वर्जन है इसे भी एक तरह से व्यापार का क्रय कहा जाएगा। ठीक है, जो व्यापार बेचता है उसे वेंडर हम यहाँ पर कहेंगे, जिसका व्यापार खरीदा गया है यानी जिसका व्यापार खरीदा गया है वो वेंडर कहलाएगा और जो खरीदेगा वो एक्वायरर या परचेज़र कहलाता है। अब जब हम एक्विजिशन ऑफ बिज़नेस की बात करते हैं तो मीनिंग तो क्लियर हो गया कि कोई भी कंपनी जब किसी चालू व्यापार को खरीद लेती है तो उसे कंपनी द्वारा व्यापार का क्रय कहा जाएगा, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि जो व्यापार खरीदा जाएगा उसके परचेज कंसिडरेशन के बारे में क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं परचेज कंसिडरेशन क्या है। तो जो क्रेता है यानी जो भी खरीदने वाला कंपनी है वो जिसका भी बिज़नेस वो एक्वायर कर रही है, जिसका भी बिज़नेस वो खरीद रही है, इस खरीदने के बदले में जिस राशि का भुगतान करता है उसे परचेज कंसिडरेशन कहा जाएगा। यहाँ परचेज कंसिडरेशन निकालते समय हमें ये कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, कुछ मान्यताएं ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन हमें क्लियर कह देता है कि कंपनी की समस्त संपत्तियाँ ले ली गई है, समस्त संपत्तियाँ और दायित्व ले लिए गए हैं या विशिष्ट संपत्तियाँ और विशिष्ट दायित्व भी लिए हैं, तो अगर ऐसी लैंग्वेज गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है। लेकिन ये कार्य करते समय, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते समय कुछ अजम्पशंस हमें मान के चलनी पड़ेगी। यानी सपोज कीजिए अगर आपसे ये कहा जाता है कि सिर्फ व्यापार का क्रय किया है तो आप वहाँ पे अंडरस्टूड मानते हैं, यानी हम मान्यता मान के चलते हैं कि खरीदने वाले ने विक्रेता की सभी संपत्तियाँ और सभी तरह के दायित्व ले लिए हैं। यहाँ सभी संपत्तियों का आशय समस्त जितनी भी रोकड़ है उसके साथ सारी संपत्तियां हैं, लेकिन इसमें नॉन जो भी आपकी जैसे सपोज कीजिए नेगेटिव बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेज है या एक तरह से हमारे लॉसेज है जैसे डिस्काउंट जो हमने राइट ऑफ नहीं किया है या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हैं, तो ऐसी चीज़ों को हमें असेट्स में शामिल नहीं करना होगा। इसी तरह से समस्त दायित्वों की जब परिभाषा हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो रिजर्व और सरप्लस और कैपिटल को छोड़कर जितने भी दायित्व हैं उन्हें शामिल कर लिया जाएगा और इसके अंदर हमें प्रोविजंस को भी ले लेना होगा। तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी होगी मान्यता मानते समय, अगर प्रश्न आपको कुछ अतिरिक्त नहीं कहता है तो ये मान के चलिए कि जितने भी असेट्स और जितने भी लायबिलिटीज़ हैं जो एक्वायर की है वो सभी के सभी ट्रांसफ़र की गई है बुक वैल्यू पर, राइट। यानी पुस्तक मूल्य पर हमें लिया गया है ये मानना है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन स्पेशली कहे कि आपको पर्टिकुलर कुछ असेट्स और लायबिलिटीज़ और आपको मिली है, तो ऐसे में उनके बारे में आपको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग चलना है। यानी कुल मिला के अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना है, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता है तो दो बात इंपॉर्टेंट हो गई कि हम ये मान के चलेंगे कि हमने समस्त संपत्तियां और दायित्व ले लिए हैं और प्लस ये जो ट्रांसफ़र हुआ है वो बुक वैल्यू पर होगा। क्लियर। तो एक्विजिशन हुआ, उसके बाद परचेज कंसिडरेशन हुआ। अब जब परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन होता है तो कैलकुलेशन में हमारे पास दो मेथड्स आते हैं असर्टेनमेंट करने के, यानी क्रय प्रतिफल या परचेज कंसिडरेशन का जब हम निर्धारण करते हैं तो निर्धारण करते समय हम नेट पेमेंट मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं और नेट असेट मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। अगर आपसे कहा जाता है कि नेट पेमेंट मेथड से कैलकुलेशन हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी सेलर है और परचेज़र है उनके
बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लेना है। यानी सपोज कीजिए आपने कहा कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को ख़रीदा और आपसे कहा है कि 2 लाख रुपए परचेजर ने सेलर को दिए। तो ये जो 2 लाख रुपए का अमाउंट आपसे कहा है, अमाउंट बता दिया है, तो ये हमारा परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ नेट पेमेंट में आपको थोड़ी सी टर्म्स कही जा सकती है। जैसे सपोज कीजिए आपसे ये भी कहा जा सकता है कि परचेजर कंपनी सेलर कंपनी को इक्विटी शेयर्स को 1 लाख रुपए का पेमेंट करेगी, जो 1 लाख ही शेयर्स होंगे नई कंपनी के। डिबेंचर्स को भी वो शेयर होल्डर्स बना देगी या 50,000 रुपये का नकद भुगतान करेगी। यानी पेमेंट क्या क्या करेगी उसकी डिटेल अगर आपको दे दी जाए तो उन सबको आप जोड़ लीजिए। जैसे 1 लाख रुपए के शेयर्स देगी, 1 लाख रुपए के डिबेंचर होल्डर्स को भी 1 लाख रुपए के ही शेयर्स देगी और 50,000 नकद देगी। अगर क्वेश्चन ये कहता है तो इन तीनों को जोड़ा तो हमारा नेट पेमेंट मेथड से परचेज कंसिडरेशन निकल के आ जाएगा 2,50,000 रुपये। ठीक है। इसी तरह से आपसे कहा जा सकता है कि कई बार आपको ये कहा जा सकता है कि पूंजी और दायित्वों का जो भी भुगतान करेंगे उनका टोटल कर दीजिए, वही हमारा पेमेंट होगा। तो एग्जिस्टिंग कंपनी की सपोज कीजिए 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं और दूसरे दायित्व 60,000 रुपये के हैं। तो आपसे ये कहा गया कि पूंजी और दायित्वों का संपूर्ण भुगतान कर दिया गया है, तो इनको ऐड कर दीजिए। इन तीनों को ऐड किया तो भी आपका नेट पेमेंट मेथड से परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है। तो नेट पेमेंट मेथड में आपको ये कहा जाएगा कि भुगतान क्या करा जा रहा है और किस रूप में किया जा रहा है या किन को किया जा रहा है, उन सब का योग अगर हम कर देते हैं, उन सब का टोटल अगर हम कर देते हैं तो हमारा परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट हो जाता है। दूसरा जो मेथड है वो कहता है नेट एसेट मेथड। इस सेकंड मेथड में परचेजर और सेलर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है या एग्रीमेंट क्लियर नहीं होता है, तो ऐसे में आप नेट एसेट मेथड के आधार पे कैलकुलेट करते हैं। यानी आपसे कहा है कि शुद्ध संपत्तियां खरीदी गई। शुद्ध संपत्तियों का मतलब होगा कि टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़ ले ली गई है, तो टोटल असेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर दीजिए, वो हमारा यहाँ पर नेट मेथड एसेट मेथड से परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट निकल के आ जाता है। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि जब हम शुद्ध संपत्तियों की गणना करते हैं तो बार बार मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन अगर साइलेंट रहता है तो हमें पुस्तक मूल्य पर लेना है, लेकिन क्वेश्चन अगर आपको रिवैल्यूएटेड प्राइस या ट्रांसफ़र की जो प्राइस है उसके बारे में क्वेश्चन कहता है। सपोज कीजिए प्लांट 1 लाख रुपए का है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि प्लांट का हस्तांतरण 1,20,000 रुपये पे होगा, तो फिर आप प्लांट की वैल्यू 1,20,000 रुपीज़ वहाँ पर लेंगे। इसी तरह से दायित्वों के लिए कि भी आपको कहा जा सकता है कि जो लायबिलिटीज़ है उनका भी ट्रांसफ़र पर्टिकुलर प्राइस पे होगा। जो बिल्स पेएबल है बुक्स में 10,000 की है, लेकिन ट्रांसफ़र की बुक में इसे 8,000 पे ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो फिर इसे आपको 8,000 में लेना है। तो यहाँ पर जब हम नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे तो नेट एसेट कैलकुलेट करने के लिए हम कह सकते हैं कि टोटल ऑफ द असेट्स, ठीक है, ऑफ द वेंडर विच आर टेकन ओवर। जो असेट्स हमने ली हैं उनका अगर बुक वैल्यू है तो बुक वैल्यू, अदरवाइज रिवैल्यूएटेड प्राइस। इसमें से क्या कर देना है, आपको लेस कर देना है टोटल ऑफ लायबिलिटीज़ विच आर टेकन ओवर। अगेन लायबिलिटीज़ में भी ध्यान रखना है कि अगर रिवैल्यूएटेड प्राइस दी है तो रिवैल्यूएट प्राइस लेनी है, और अगर रिवैल्यूड प्राइस नहीं दी है तो ऐसे में आपको बुक वैल्यू पर वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना होता है। तो इस तरीके से हम नेट एसेट मेथड या नेट पेमेंट मेथड से सबसे पहले हम निकालना सीखते हैं कि जो एक्वायरर है यानी जो परचेज़र है वो परचेज़र वेंडर को उस बिजनेस को खरीदने के बदले में कितनी राशि का भुगतान करेगा। राइट। ये जो राशि हम निकालेंगे अब उसको पेमेंट के लिए आपको जो भी कहा जाएगा, किस तरह से कहा जाएगा, जो बिज़नेस एक्वायर किया है उसकी हम एंट्रीज़ कैसे करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच।